Hello and good evening. Audit paper. Very tough to crack. An ACCA paper with an extremely low pass percentage. इसके नाम से बच्चे कांपने लगते हैं. I have seen many students getting afraid of this paper कि वो इस पेपर को अपनी ACCA जर्नी के स्किल लेवल का सबसे लास्ट पेपर चूज करते हैं. Fair enough, ठीक है. हम कभी कभी कई पेपर से डरते हैं. But whoever has to attempt this paper now, this video is for them. So आपको सेक्शन बी में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं एंड बिकॉज ऑडिट में सेक्शन बी स्पेसिफिकली इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग. ये 70 मार्क्स का होता है, तो यहां पे आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होना बहुत जरूरी है. दिस वीडियो विल गिव यू सम इंस्टेंसेस, some points which you should remember while drafting your answers, and with the use of these points you may increase the chances of passing the exam. So I will particularly talk about the cases जहां पे आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा और ऑडिटर्स रिस्पॉन्स देना होगा. यानी स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन जहां पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन और ऑडिटर रिस्पॉन्स इन्वॉल्व है. I'll show you some instances also on the screen so that you can identify कि क्या सही क्या गलत और हमें कैसे लिखना है. So let me just start showing you what I am going to talk about. The first advice which I will say, जब भी क्वेश्चन ऑडिट रिस्क का, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स का सामने आए, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने स्टूडेंट्स में देखी है. सबसे पहले आपको केस एक्सप्लेन करना होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा का सीधा क्वेश्चन उठाते हैं, दे पेस्ट इट. दे कंसिडर कि हो गया केस एक्सप्लेन. दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस. द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आपको समझ में भी आया है केस क्या है. So this case writing has to be in your own words, not copied from the question. या 12th की इंग्लिश में भी आप अगर कॉपी करते हो, that is not preferred. जो अनसीन पैसेज आता था क्लास 12th में, आप एग्जैक्टली उसको कॉपी तो नहीं कर देते थे, तो यहां पे तो मतलब ही नहीं बनता. You are a part of a professional degree, professional qualification. You have to clearly consider कि एग्जामिनर देखना चाहता है if you have really understood the case. So on the screen, I will show you a small question का एक छोटा सा एग्जाम्पल, जहां पे किसी स्टूडेंट ने क्या आंसर लिखा वर्सेस इसका आंसर होना क्या चाहिए था. What was the preference? So this is a simple case I have picked up. Let me just show you. P company replaced 2 items of machinery in the production line to accommodate a change in the type of bottles used. यानी कि 2 items of machinery है, उनको रिप्लेस किया जा रहा है. There were significant staff costs involved in preparing the site for the new machinery and in testing that new machinery was operating correctly. यानी कि significant staff costs incur हुई है इस मशीनरी को टेस्ट करने के लिए, मशीनरी की साइट प्रिपेयर करने के लिए. तो बेसिकली अब यहां पे अगर आप ऑडिट रिस्क या फिर रिस्क यहां पे आइडेंटिफाई करने में सेम टू सेम उतार देते हो, इट इज मोर लाइकली कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा. अब जैसे ये एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा, देखते जाओ. P को replace 2 items of machinery in its production line. This is absolutely copied from the question. यानी केस समझाने के लिए बच्चे ने वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर दिया. ऐसा कैसा लिख दिया, एक्सप्लेन नहीं कर दिया, सॉरी. यानी इंटेंट ऑफ द एग्जामिनर इज नॉट मेट. द एग्जामिनर वांटेड यू टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, बट यू कॉपीड इट डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन. तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है. यानी जो केस आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको अपने वर्ड्स में लिखिए. डू नॉट कॉपी इट एज इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन. दैट्स नॉट प्रेफर्ड. ये जो राइट वाला कॉलम है, दिस इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स, इस पे आते हैं अभी. अब नेक्स्ट वाला एडवाइस आई विल से, आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क क्लियरली. बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑडिट रिस्क ही क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनके ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने में.
इसी केस के क्वेश्चन की बात करती हूँ जो भी हमने लिया, जहां पे ये 2 मशीनरीज रिप्लेस हुई हैं और उनके ऊपर कुछ स्टाफ कॉस्ट इनकर की गई है जो सिग्निफिकेंट है। अब इसमें बच्चा जवाब क्या देता है? There is a risk of wrong amount being capitalized, which could result in misstatement of asset. Now, there are many question marks in this statement. Wrong amount being capitalized. ये बात भी कहां से आ रही है? कुछ कनेक्शन ही नहीं निकल पा रहा। कौन सा अमाउंट कैपिटलाइज करने की बात हो रही है? ये जो स्टाफ कॉस्ट का था इसकी, या ये जो रिप्लेस की गई है मशीनरीज इसकी, टेस्टिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ उसकी? किस अमाउंट को कैपिटलाइज करने की बात की जा रही है? नॉट क्लियर। आगे बात की गई है कि मिस स्टेटमेंट ऑफ असेट हो सकता है। मिस स्टेटमेंट ऑफ असेट, असेट अंडरस्टेट होगा या ओवरस्टेट होगा? कौन सा हेड ऑफ बैलेंस शीट इसमें इंपैक्ट होगा? एवरीथिंग इज मिसिंग। तो बेसिकली आपको ये क्लियर कट बताना होता है कि इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहां पे मिल सकता है। सो लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर विच शुड हैव बीन फॉर्म्ड ऑन दिस। सबसे पहली बात, केस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। PICO has included in wages and salaries significant staff costs which are involved in the preparation of site for the new machinery and testing the new machinery. वही केस अपने वर्ड्स में एक अलग स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है। दैट मीन्स इट क्लियरली शोज कि आपको समझ में आ गया है कि यहां पे समस्या क्या है। दैट यू हैव टू क्लियरली टेल टू द एग्जामिनर ऑल्सो कि भाई हम समझ गए। नेक्स्ट, अब आपको एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो पूरा मुद्दा है इसके ऊपर केस कौन सा लगता है, कौन सा स्टैंडर्ड लगता है। IAS 16 यहां पे लगेगा। तो ऑडिट में क्या IAS लर्न करने हैं? यस, ताकि आप बेटर एक्सप्लेन कर पाए कि कौन से स्टैंडर्ड के अंडर ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो IAS 16 और उसका नाम, ये दोनों आपको लर्न होने चाहिए। इसका आप नाम भी लिखेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर मैटर पे IAS 16 बोलता क्या है। यहां पे प्रॉब्लम थी सिग्निफिकेंट स्टाफ कॉस्ट्स को जो इंस्टॉलेशन में इनकर की गई है उनके ट्रीटमेंट पे, उनका क्या किया गया होगा। यानी हमें IAS 16 के उसी रेलेवेंट पोर्शन को यहां कोट करना है जो इस कॉस्ट से रिलेटेड होगा। क्या बोले हम? जो भी कॉस्ट डायरेक्टली किसी एसेट को ब्रिंगिंग इनटू प्रेजेंट कंडीशन जरूरी होती है उनको कैपिटलाइज करना चाहिए, ऐसा IAS 16 कहता है। सो इसको भी यू डोंट हैव टू मग अप। आपको यहाँ पे मोटा मोटा इंटेंट समझाना है कि IAS 16 स्टेट्स कि वट एवर खर्चाज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एसेट रेडी टू यूज, दीज एक्सपेंसेस मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। अब आ जाओ इस केस के ऊपर। अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में रिस्क क्या है कि ये जो स्टाफ कॉस्ट है, सिग्निफिकेंट स्टाफ कॉस्ट है, देयर इज अ चांस that they are not capitalized. There is a risk that these staff costs are not capitalized. Right? इसका मतलब क्या होगा? कौन सा आइटम इंपैक्ट होगा? PPE। अब PPE ज्यादा दिख रही होगी या कम दिख रही होगी? अंडरस्टेट हो गई होगी, क्योंकि एक खर्चा अगर हमने कैपिटलाइज किया होता तो असेट की वैल्यू बढ़ गई होती। यानी यहां पे आपका PPE अंडरस्टेट होने का रिस्क है। तो ये लोग, अगर ये पी कंपनी इसको PPE में नहीं लेके गई तो कहां लेके गई होगी? वेजेस एंड सैलरीज में। वहां तो जाना ही नहीं था ये स्टाफ कॉस्ट। ये स्टाफ कॉस्ट तो कैपिटलाइज होनी थी। यानी कि देयर इज अ रिस्क दैट द वेजेस एंड सैलरीज आर ओवरस्टेटेड, ज्यादा दिखा दिया आपने। तो आपको क्या चीजें बतानी है? सबसे पहली चीज, केस अपने वर्ड्स में समझाना है। दूसरी चीज, कौन सा स्टैंडर्ड या IAS इस पर्टिकुलर केस में लगेगा, उसका नाम, और उसका कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या बोलता है। ठीक है, वो आपको यहां लिखना है। और तीसरी चीज, रिस्क क्या है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में रिस्क क्या है कि इसका इंपैक्ट कैपिटलाइज अगर नहीं किया है तो PPE पे आएगा। PPE अंडरस्टेट हो सकती है। अब अगर कैपिटलाइज नहीं हुआ है तो कहां गया ये खर्चा? वेजेस एंड सैलरीज में। यानी वेजेस एंड सैलरीज बढ़ गई, ओवरस्टेट हो गई, जबकि अमाउंट वेजेस एंड सैलरीज में जाने की बजाय कैपिटलाइज होना चाहिए था। दिस इज अ कंप्लीट आंसर
which the examiner expects from you. तो आप अगर ऑडिट रिस्क ही अच्छे से नहीं क्लासिफाई कर पाओगे, नहीं क्लैरिफाई कर पाओगे, तो एग्जामिनर रेस्पॉन्स तक तो अच्छे मार्क्स कैसे देगा? जब रिस्क ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो आपने रेस्पॉन्स कितना भी अच्छा लिखा हो, दैट विल नॉट मैच योर आंसर. So in this video, two advices you have to remember. One, आपको क्वेश्चन ऐसा का ऐसा कॉपी नहीं करना है जो केस समझाना चाह रहे हो अपने वर्ड्स में समझाओ. फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी एक्सप्लेनिंग द केस, प्रॉब्लम क्या है, नहीं हुआ क्या है, सॉरी. नेक्स्ट में आप स्टैंडर्ड बताते हो, तीसरे में आप रिस्क बताते हो. ये रिस्क अराइज हो सकता है, तो इसको टू द पॉइंट आपको करना है. नंबर वन, क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है. नंबर टू, आपको जो रिस्क है वो क्लियरली एक्सप्लेन करना है बाय टेलिंग वन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, व्हाट डज इट से, एंड टू, इसका इंपैक्ट, इस ट्रांजैक्शन के गलत होने का इंपैक्ट फाइनेंशियल्स में किन किन अमाउंट्स पे जा सकता है, किन किन आइटम्स के अंदर जा सकता है, और अंडरस्टेट ओवरस्टेट क्लियर क्लैरिफाई भी करना. सो इट हैज टू बी क्लियरली गिवन टू द एग्जामिनर. Okay, so these are the two set of advices from my side for today for this video. I hope you like the video very much. Just stay in touch for more such informative videos. Keep on following, keep on studying. Thank you so much and take care.